हेलो जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश मांझू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो भी सभी? हो पे सभी अच्छे होंगे, एकदम फिट और फाइन रहे होंगे भाई। जैसे कि आप सभी को पता है, एस्टेट का एग्जाम है भाई, वो लगभग दिसंबर फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो हमारे पास अभी 3 महीने हैं, तो बढ़िया से हम तैयारी करेंगे भाई। और इस बार एस्टेट को हम क्लियर करेंगे। जो बच्चा पीआरटी की तैयारी कर रहा है, उसमें 40 नंबर का मैथ आना है, ये क्लास उसके लिए भी यूजफुल रहेगी। या फिर जो टीजीटी मैथ आना है, जिसके अंदर 70 नंबर का 60 नंबर तो सब्जेक्ट आता है, 10 नंबर कॉमन आता है, तो उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। दोनों के लिए क्लास उपयोग रहेगी भाई। ठीक है, उससे पहले चीज बता देता हूँ, अगर आप डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करते हैं तो टीचर्स डे के ऊपर भाई 50% का डिस्काउंट है। दीवान 50 नाम से कूपन कोड है। कोई भी किसी प्रकार का भी आप कोर्स लेते हैं तो वहाँ 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दीवान 50 नाम से कूपन कोड आप लगा सकते हैं। वहाँ पे टीजीटी मैथ का कोर्स भी है, एस्टेट के कोर्स भी हैं, सीईटी का कोर्स भी है, एसएससी, सारे कोर्स वहाँ पे हैं। आपको इस ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम 2022 का पेपर पढ़ रहे थे भी, डेली 15 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने 30 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं 2022 के। आज है प्रश्न नंबर 121। पढ़िए भी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन कहता है कि 10% की दर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बोला गया है? हमें 10% बोला गया है। 3 साल के लिए किसी धनराशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 620 रुपये है। तो मूल धनराशि क्या रही होगी, प्रिंसिपल क्या रहा होगा? देखो, हमें क्या करना होता है, जो भी परसेंट दिया गया होता है इस परसेंट को बदलना होता है फ्रैक्शन के अंदर। अब 10% है, इस परसेंट को फ्रैक्शन के अंदर कैसे बदलेंगे? तो आप कहोगे जी हम लिखेंगे 10/100, और 10 भाग में 100 करोगे तो भाई साहब कितना बनेगा? ये 1/10 बनेगा। कितना बन जाएगा जी? 1/10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, अगर साल दिए गए होते हैं 2 तो हम नीचे वाले का करेंगे स्क्वायर। अगर साल दिए गए हैं 3 तो हम करेंगे नीचे वाले का क्यूब करेंगे। तो देखो 3 साल हैं तो 10 का क्यूब कर दो। हम प्रिंसिपल कितना लेके चलेंगे? 1000 रुपये पे। ठीक है, कितना रुपए लेके चलेंगे? 1000 रुपये। अब 3 साल ब्याज लगाना है। देखो, पहले साल ब्याज लगाते हैं, 10% लगेगा ब्याज, तो इसका 10% कितना आ जाएगा? 100 रुपये। मतलब पहले साल हम सिर्फ 100 रुपये ब्याज देंगे। पहले साल का चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगले साल फिर कितने रुपए ब्याज देंगे? 100 रुपये तो देंगे ही देंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि जिस साल हम ब्याज दे रहे हैं उससे पहले अगर हमने कोई भी ब्याज दिया है तो उसका भी ब्याज लगता है। तो इससे पहले हमने कौन सा ब्याज दिया है? 100 रुपये। तो इसका भी 10% निकालोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, 2 साल हो जाएंगे पूरे। फिर इसका 10% लगाओगे, कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपये। अब इससे पहले हमने 1 2 3 तीन ब्याज दिए गए हैं तो तीनों पे ब्याज लगेगा, इस बात को याद रखना। तो इसका 10% निकालेंगे तो 10, और इसका भी 10, कितना बन जाएगा जी? 20 रुपये हो जाएगा। और इसका 10% निकालोगे तो कितना बन जाएगा? 1 रुपये बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, हमें क्या दिया गया था? यहाँ पे डिफरेंस अंतर दिया गया था, कितने रुपए है? 620 है। यहाँ पे अंतर देखो, अगर जब भी डिफरेंस निकालना हो तो ऊपर वाले लाइन को हटा देना, ये डिफरेंस होता है भी। अब हटाना, इसको क्या बच जाएगा? 20 और 10 30, 30 और 1 कितना बन जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोली गई है? हमें 620 दिया गया। एक बराबर निकालोगे तो 31 का डबल 62 होता है, तो भाई साहब किस पे कटेगा? ये 20 पे। और प्रिंसिपल हम कितना मान के चले थे जी? 1000। और 1000 की 20 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना बनेगा जी हमारा? 20,000। तो 20,000 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है, 20,000। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए। अब क्वेश्चन को देख के पता चल जाना चाहिए कि हमें ये त्रिभुज कौन सा है। कुछ एक ट्रिपलेट होते हैं, वो हमें याद करने पड़ते हैं भाई। ठीक है ना, हमें कुछ एक ट्रिपलेट पता होने चाहिए। उस हिसाब से अगर हमें याद है तो हम इनके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, जैसे देखो, एक ट्रिपलेट तो सबसे फेमस है ये वाला। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? 5 के स्क्वायर के बराबर होता है भी। किसके बराबर होता है? 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरीके से और कौन सा बनता है? एक आता है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हमेशा किसके स्क्वायर के बराबर बनता है? 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। एक आता है 8 का स्क्वायर,
15 का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है 17 के स्क्वायर के बराबर। एक होता है 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है 25 के स्क्वायर के बराबर। अब देख सकते हो एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज कौन सा ट्रायंगल वो रहा होगा, तो कौन सा त्रिभुज कौन सा ट्रायंगल रहा होगा जी, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल रहा हो, जिसकी साइड कितनी कितनी है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये कितनी बनेगी 5 बनेगी। अब हमें इसका एरिया बताना है। अब कोई भी एक बेसिक एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल दिया गया हो तो वो होता है थी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आधा गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई होता है, तो आधा गुणा में बेस की बात करते हैं, आधार कितना है यहाँ पे 4 है, और हाइट कितनी है इसकी 3 है, तो 2 से काटोगे तो 2 पे, तो 3 दूनी कितना बन जाएगा हमारा 6, तो आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहा हो। ठीक है, मतलब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। लो जी, क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर। पहले बात तो एक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड हमारी क्या बनती हैं, सेम होती हैं, हमें सारी साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं, और ये होता है डायगोनल। अब इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायगोनल का फॉर्मूला बताना चाहिए √2 गुणा में क्या होता है, साइड होती, √2 गुणा में क्या होता है, ए होता है डायगोनल, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर होता है, क्या बनता है, ए स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं एक बारी, ताकि साइड हमें ए दी गई है। अब डायगोनल देखो क्या है, √2 A1 मान लेते हैं, किसके बराबर दिया गया है हमें, साइड ए के बराबर दिया गया है, तो A1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी जी, A/, में क्या बन जाएगा √2, मतलब जो स्क्वायर है इसकी साइड हम A1 मान लेते हैं सभी की, मतलब जो वर्ग है स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आ जाएगी हमारी, A1 बन जाएगी। हमें क्या बताना है, इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है A1 का स्क्वायर, मतलब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग करेंगे तो इस साइड क्या बनेगा जी, A स्क्वायर बनेगा, और डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा जी हमारा, A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे जी हम, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमें याद रखने हैं जी। बताइए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आता है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है ना, द्विघात समीकरण जिसको आप कहते हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू रही होगी। ऐसा एक क्वेश्चन आया भी था हमारा पिछली क्लास में जब मैंने क्या कहा था आपको, जब रूट बराबर होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, तो क्या बताया था मैंने, B² - 4AC किसके बराबर होता है, 0 के। मतलब ये वाला तो सही है, दूसरे वाला ये आपको पहले क्लास में बताया भी था मैंने, ठीक है। एक बात और भी याद रखना कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल है, जब 2 अलग अलग वैल्यू आती हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण बनता है, तो हमेशा x की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती हैं, अलग अलग आती हैं, दोनों की दोनों या सेम होंगी या अलग होंगी, ठीक है। तो अगर वो दोनों हमारी अलग अलग आती हैं और पूरी पूरी वास्तविक होती हैं, तो B² - 4AC जिसको अपन डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर नो रियल रूट, जिसके हमारे रूट बन ही ना रहे हो, ठीक है ना, ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट हमारे बन ही ना रहे हो, कोई एक्चुअल वास्तविक मूल नहीं आ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, B² - 4AC होता है, वो हमेशा 0 छोटा होता है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा जी इसका, ऑप्शन चौथा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए भाई। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते। ये हमारा एक क्वेश्चन है भाई, देखो ये करना पड़ेगा, वो इलाज नहीं है, ठीक है। उसने क्या कहा कि गणितीय सिद्धांतों की कृति लीलावती की रचना किस गणितज्ञ ने की थी, विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती ए बुक ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल। तो इसका जो एस्टेट ने आंसर माना था भाई, वो आंसर है हमारा ए, ठीक है। आप नेट से भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, यही इसका आंसर है, भास्कराचार्य 2 जो रहेगा, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था, लीलावती को रचना की थी अभी इसकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भी
96 और 404 का महत्व समावर्तक होता है भाई, इसका मतलब होता है HCF, और क्या बताना है, LCM। मतलब दोनों का HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। एक नंबर तो कितना है जी हमारा 96 है, एक नंबर कौन सा है हमारा 404 है। तो हमें बताना है HCF निकालो। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। पहली बात, HCF मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हों, या बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों के अंदर कॉमन हो। ऑप्शन उठाओ। सबसे पहले कौन सी है, 2। क्या दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं जी। क्या दोनों, देखो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 से बड़े पे चलते हैं तो कौन सा आता है, 4 आता है। क्या ये 4 के पहाड़े में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं जी 4 के पहाड़े में दोनों। इनका HCF 4 बनेगा तो ऑप्शन 1 ही बनता है। तो जो LCM हो कितना बन जाएगा फिर 9696। वैसे निकालेंगे कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 96 को 4 के पहाड़े में आएगा तो इसको 4 गुणा में 24 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 4 गुणा में 101 लिखा जाएगा। ठीक है। अगर हमें HCF निकालना हो तो HCF होता है जो दोनों के अंदर कॉमन रहा होगा। अब दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन रही होगी, हमारी 4 रही होगी, तो HCF कितना आ जाएगा 4। अगर बात करते हैं LCM की, तो LCM क्या होता है, देखो जो कॉमन आएगा वो तो हमें लिखना ही लिखना है, 4 तो लिखना है, जो बच के इन दोनों की गुणा करनी होती है, 24 गुणा में 101, और इनकी गुणा करेंगे तो 9696 इसका सही आंसर होगा। मतलब LCM कितना बनेगा 9696, और HCF कितना बनेगा इसका 4 बन जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है, जोड़ है, उन संख्याओं के औसत से कितना ज्यादा है, 28 ज्यादा है, ये बोला गया है। कोई भी 3 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका जोड़ होगा और उनका औसत होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस रहा होगा वो 28 का रहा होगा। हमें बताना है सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। ऑप्शन से कर लिया करो, आसान सा पड़ता है। ये सबसे पहला ही ऑप्शन है, देखो मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या 6 है, सबसे छोटी निकालनी है तो 6 होगी। अब 6 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 8, और कौन सी आएगी 10। अगर देखो डिफरेंस सेम होता है ना तो बीच वाली संख्या औसत बनती है, मतलब इसका एवरेज कितना बनेगा, 8 बनेगा। और इनका जोड़ करेंगे तो जोड़ना एक बारी, या फिर जो एवरेज आता है उसकी गुणा कर दिया करो जितने नंबर होते हैं। अब जैसे देखो एक तो इनको जोड़ेंगे 6 और 8 14, 14 और 10 कितना बनेगा 24, या फिर जो इसका एवरेज होगा उसकी गुणा कर दो, 3 नंबर हैं तो 3 से ही गुणा करनी है, 8 3 24। इन दोनों का अंतर कितना होगा, उसने क्या कहा है कि 28 ज्यादा है, डिफरेंस इनका तो 16 ही है, यहाँ पे 28 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन उठाइए, क्या है 12 है, 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद 16 होगा। अगर इसके एवरेज की बात की जाए तो बीच वाली संख्या एवरेज बन जाएगी, और इनका जोड़ देखा जाए तो एवरेज की गुणा कर देंगे 3 नंबर से, 14 3 कितना बनेगा 42 बनेगा, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा होना चाहिए, 28 ज्यादा होना चाहिए, तो 28 ज्यादा यहाँ पे बन रहा है। तो कौन सा आंसर बनेगा जी हमारा, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, क्वेश्चन है कि यदि मूल राशि और 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, इनका जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 25:1 दिया गया है, तो ब्याज की दर हमें बतानी है कितनी रही होगी। ठीक है ना। आपने एक चीज पढ़ी होगी, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दिया गया सिंपल इंटरेस्ट, हर साल सेम लगता है। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है, किसके बराबर होता है, P गुणा R गुणा T, और भाग में क्या बन जाता है 100, मतलब ये होता है PRT भाग में 100 बनता है। अब देखो उसने क्या कहा कि यदि मूल राशि 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है, मतलब ब्याज कितना मिलता है 1 रुपए, मूलधन प्रिंसिपल कितना है 25 रुपए, ब्याज की दर निकालनी है, टाइम कितना है 1, और भाग में क्या आ जाएगा 100। 25 से काटेंगे तो 4 पे आ जाएगा, ठीक है ना, और ब्याज की दर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 4%। तो 4% का मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन फिर एक साइकोलॉजी से आता है भाई, वो कहता है निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, मतलब आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस।
पहला है लघु पद का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, मतलब छोटे छोटे स्टेप करके हम पूरा उसको सोल्व करते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, मतलब स्वगति का सिद्धांत, ठीक है ना। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, अमूर्तता का सिद्धांत, ठीक है ना। और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, मतलब तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है हमें बताना है, तो इसका आंसर है जी हमारा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस इसका सही आंसर होगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 130 हमें क्या कहता है कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या रहा होगा। ठीक है, हमें क्या कहा है कि सरफेस एरिया का रेशो दिया गया है, मतलब A1 रेशो A2 कितना है 4:9 है, तो हमें वॉल्यूम का रेशो बताना है V1 रेशो V2, इसका अनुपात क्या होगा। देखो जो भी एरिया होते हैं ना, ये एरिया हमेशा किसी ना किसी के स्क्वायर मिलेंगे आपको। अगर साइड निकालनी है, पहली बात अगर हमसे साइड का अनुपात पूछ लिया जाए, इसकी भुजा का रेशो पूछ लिया जाए या त्रिज्या का रेशो पूछ लिया जाए हमसे, तो ये पक्का किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। तो बताना किस किस के स्क्वायर होंगे, 2:3। तो हमसे अगर रेडियस का या डायमीटर का, त्रिज्या का या व्यास का अनुपात पूछा जाता तो इसका आंसर लगा के आते हैं हम 2:3। लेकिन हमें बताना है आयतनों का अनुपात, मतलब किसका रेशो बताना है अपने को, यहाँ पे वॉल्यूम का रेशो बताना है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होते हैं, क्यूब करने होते हैं। तो बताओ 2 का क्यूब कितना बनता है, 8 बनता है, और 3 का क्यूब कितना बनता है, 27 बनता है। तो इसका कौन सा सही आंसर रहा होगा हमारा, 8:27, जो कि कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए। किन्हीं 9 संख्याएं हैं, कोई भी 9 संख्याएं, कोई लगातार नहीं है, आगे पीछे कैसे भी बोली गई हैं अपने को, ठीक है ना। उनका जो रेशो बोला गया है, अनुपात बोला गया है, वो कितना बोला गया है, 30 बोला गया है। पहली 5 संख्याएं हैं उनका औसत 25 है, आखिरी की 3 संख्याएं हैं उनका औसत 35 है। तो छठा नंबर क्या रहा होगा, यहाँ पे 9 नंबर है, 5 और 3 8 हो गया, तो एक ही बचेगा पहले 5 में, और आखिरी के 3 में हटा देंगे तो कौन सा नंबर बचता है, एक छठा नंबर ही बचता है। तो वही हमें निकालना है क्या रहा होगा। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए जी कि जो एवरेज होता है, औसत होता है, किसके बराबर होता है, ऊपर तो हम लिखते हैं टोटल सम, कुल जोड़, डिवाइड बाय नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर, कुल संख्याएं क्या होता है, ये होता है एवरेज। ठीक है, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि सम निकालना हो, जोड़ निकालना हो, तो किसके बराबर होगा, एवरेज की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, नंबर से। जितने नंबर हैं उनका जोड़ आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 9 संख्याएं थी, इन 9 संख्याओं का, मैं इस ऑप्शन को उठाता हूं यहां से, यहां सोल्व करते हैं। उसने क्या कहा, हमें टोटल संख्याएं कितनी बोली गई हैं, 9 बोली गई। 9 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना बोला गया है, 30। अब देखो ये नंबर है, ये एवरेज है, नंबर और एवरेज की गुणा करेंगे तो जोड़ आ जाएगा। 30 का 9 गुणा कितना बन जाएगा जी, 270। मतलब जो 9 संख्याएं हैं सभी को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना बनना चाहिए हमारा, 270 होना चाहिए। इसके बाद उसने क्या कहा, देखो प्रथम 5 संख्याओं का औसत, जो पहली 5 संख्याएं हैं इनका औसत 25 है, तो 25 और 5 की गुणा करेंगे तो भाई साहब कितना बनेगा, 125। आखिरी 3 संख्याओं का औसत 35 है, अगर 3 संख्याओं का औसत 35 है तो 35 की 3 से गुणा करना कितना बन जाएगा जी, 105, यही बनेगा। ठीक है, एक बार जोड़ना इनको, कितना बनता है यहाँ पे 5 और 3 8 नंबर होंगे, 125 और 105 कितना बन जाएगा जी, 230 बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 9 नंबर होते तो सभी का जोड़ बनता 270, लेकिन 8 नंबर हैं, इनका जोड़ कितना बन रहा है, 230। तो इसमें से घटा दो, कितना बच जाएगा, 40। तो जो छठा नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा जी, 40। मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर सही रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 132 पर, इसको सोल्व करते हैं। तो छोटा कर देता हूं थोड़ा सा भाई, ताकि सॉल्यूशन नीचे हो जाएगा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, मतलब रेडियस 12 है और ऊंचाई 16 है। देखो एक शंकु होता है ये,
कोन जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ये क्या होता है, आर रेडियस, एच हाइट, और ये एल होता है सलांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई जिसको आप कहते हैं। पहली बात तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के बराबर, ये होता है पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरी बात, एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर, कॉमन होगा एल प्लस में आर होता है, पाई आर गुणा में एल प्लस में आर होता है भाई। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हाइट दी गई है और बेस रेडियस दिया गया है, तो एल की वैल्यू निकालो। एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल स्क्वायर बराबर, बताओ 12 का स्क्वायर है 144 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20। सबसे पहले हमें स्लांट हाइट निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि हमसे इसका क्या पूछा गया था, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल बनता है हमारा, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। अब देखो, पहला को चीज कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है, देखो पहला अगर निकालेंगे तो पाई की वैल्यू है 3.14, उसने कहा है कि यही यूज करनी है अपने को, ठीक है ना। आर की वैल्यू बताओ कितनी है, रेडियस कितना है 12 है, गुणा में एल की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगी हमारी 2 जीरो बन जाएंगी, है ना। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो बन जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी, 1 जीरो हमारी कट जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, 12 दूनी 24, 24 गुणा में कितना है 312, और भाग में क्या है 10। इसको सोल्व करते हैं, देखो 24 का 2 गुणा होता है 48, हासिल जाएगी 4, 24 एकम 24, 24 से 4 होता है 28, हासिल कितनी जाएगी 2, 24 थी ये 72 और 2 कितना बनता है 74। कहीं गलती तो नहीं कर दी भाई, देखो दोबारा समझिए, पाई की वैल्यू है हमारी कितनी 3.14, गुणा में रेडियस कितना है हमारा 12 है, त्रिज्या है 12, गुणा में एल की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है ना। ये 314 था भाई, मैंने यहाँ 312 लिख दिया। 314 है, 24 का 4 गुना होता है 96, हासिल कितनी जाएगी 9, 24 एकम 24 और 9 होता है 33, हासिल कितनी जाएगी 3, 24 थी 72 और 3 होता है 75, एक से पहले पॉइंट लगाओगे तो 753.6, ये तो क्या आएगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। और इसी तरीके से अगर टोटल और निकालोगे तो पाई आर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू देखो पाई गुणा में आर होता है, रेडियस कितनी है हमारी 12, गुणा में एल प्लस में आर, एल की वैल्यू 20 है, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 12, 20 और 12 कितना बनता है जी 32। भाग में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को हटा देंगे तो आप 100 बन जाएगा, ठीक है ना। कितना बन जाएगा जी 100 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है अपने को, ठीक है। अगर इसको सोल्व करोगे वही है, गुणा करोगे इनकी, तो इसका बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई, ठीक है ना। ये बनेगा 1205.76, इनकी ऊपर वालों की गुणा करोगे तो ये बनेगा 120576, नीचे भाग में 100 है, 100 से भाग करेंगे तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1205.76 इसका सही आंसर होगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते, सिर्फ कैलकुलेशन थी भी, उसमें और कुछ भी नहीं था। ये देखो भाई, मैं आंसर की के हिसाब से बता देता हूँ भी इसका आंसर था क्या हमारा। अंक गणित में मूलभूत प्रक्रिया के लिए निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था भाई, ऑप्शन बी था जीटी बुशवेल एंड लेनोर जोन द्वारा किया गया था भाई, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टोल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। कौन से पे है भाई, इसका आंसर बता देता हूँ, फ्रॉम होल टू पार्ट है भाई, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर है भाई। ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है भाई, वहां से हमें पढ़ने पड़ेंगे। लो एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास, 135 नंबर क्वेश्चन। वो कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें ए बी सी की वैल्यू आप कोई भी मान लो, जो आपका दिल करे वो मान लो, बस 0 मत मानना। इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू 0, वो हमें नहीं मानने, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। और आपकी मर्जी है कोई भी रख लो, जैसे मैं ए की जगह मैं 1 रखता हूँ प्लस का, बी की जगह भी मैं 1 रखता हूँ प्लस का, तो सी की जगह बताओ क्या रखना पड़ेगा अपने को। 1 और 1 2 हो गया, 0 बनाना है तो सी की जगह कितना रखना पड़ेगा अपने को, माइनस का 2 रखना। क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 2, बस यहाँ पे रखो। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बीसी की गुणा करनी है, दोनों की गुणा करें कितना बनेगा, माइनस का 2, प्लस में बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, एसी की गुणा करनी है, 1 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 2, सी स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, और भाग में कितना आ जाएगा, ए बी की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। ये कितना बनेगा बताइए, माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2 प्लस 4/1 बनेगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 प्लस में कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा। 8 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 6/2, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 3, जो कि कौन सा ऑप्शन है जी, हमारा ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा 3। जरूरी नहीं कि 1 1 - 2 माने जी, मैं मान लेता हूँ इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया 3, तो इसको फिर माइनस का 3 मान लो। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, वहां से इसका आंसर आ सकता है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने फिर 15 क्वेश्चन किए, इसी तरीके से 15 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चलती रहेगी भाई। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि टीचर्स डे के ऊपर भाई 50% का डिस्काउंट है। कोई भी कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो डिवाइन स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। एस्टेट से रिलेटेड, सीईटी से रिलेटेड किसी प्रकार का आप कोर्स चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।